हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज हम स्टार्ट करेंगे नीट की सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर 2025 के जो कैंडिडेट्स हैं जो नीट 2025 देने वाले हैं उन बच्चों के लिए। इससे पहले हमने जेई मेंस के क्वेश्चंस और उनके मैथ और फिजिक्स के जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए थे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम नीट की सीरीज़। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का एक कंप्लीट सिलेबस पेपर, उसके बाद क्लास 12 के भी कंप्लीट सिलेबस पेपर, देन उसके बाद में आपका इनके कंबाइंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। और हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चन की रेंज होगी वो होगी 42 से लेके 45 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं ये। तो अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपकी दो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे साथ के साथ डिस्कस करेंगे। पहला जो होगा वो तो होगा आपका नॉलेज। नॉलेज तो गेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ के साथ में एक विजडम पैटर्न बेस पे हम क्वेश्चन को टाइम लिमिट के साथ एक्यूरेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज यहाँ पे आपको नीट के अंदर 180 मार्क्स का अगर आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है तो आप इसमें चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए और प्लस जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्यूरेट भी रही है। दोनों चीज़ें कैसे होगी? तब इस केस के अंदर आपको एक विजडम पैटर्न आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? कि अगर आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन से फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज टाइम बहुत कम रहता है आपके पास में। क्लियर है? तो ये सारा पैटर्न जो है वो आपकी इस नीट की सीरीज़ के अंदर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेपर से। जो मैं फर्स्ट पेपर ले रहा हूँ वो क्लास 11 का फुल सिलेबस पेपर ले रहा हूँ, जहाँ पे हम सिर्फ क्लास 11 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैं सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो इसी सीरीज़ के इसी शीट के ऊपर ही सॉल्व करूँगा, तो आपके साथ नोट करते हुए चलिएगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कोशिश कीजिएगा कि जितने जल्दी हो सके क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो मैंने यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रख रखे हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है एंड देन उसके बाद में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि देयर इज एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू एक्स पी प्लस जी। पी यहाँ पे प्रेशर है और कैपिटल जी वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कि एक्स और जी की डायमेंशन क्या होगी। अच्छा, अब पहले बात करते हैं नॉलेज की। तो नॉलेज बेस पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, उसके हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि हर एक पर्टिकुलर जो टर्म है उनकी यूनिट क्या रहती है? सेम रहती है। लाइक जैसे जो यूनिट आपकी z की होगी वही यूनिट आपकी किसकी होगी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होगी। अब देखिए, यहाँ से आपका नॉलेज तो था, अब यहाँ से आप अपना दिमाग यूज़ ले सकते हैं कि क्या हम इसके साथ में ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, लाइक जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल जी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी। तो पहले हम समझते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज़ यूनिवर्सल जो लॉ होता है उस हिसाब से जो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है G m1 m2 अपॉन में r²। तो कैपिटल जी निकालना है तो इसका मतलब हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय द मल्टी प्रोडक्ट ऑफ मासेस। देखिए एक और डायमेंशन क्या बनेगी, फोर्स की तो हो जाएगी आपकी क्या, m1 L1 T-2 हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी L² एंड डिवाइडेड बाय द m2। तो यहाँ से हमारे पास जो g की डायमेंशन बन के आएगी वो होगी आपकी कितनी, m-1 L3 एंड T-2। अगर आप चेक करें तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, सिर्फ एक ही इसी ऑप्शन में जो z की डायमेंशन है वो मेंशन है यहाँ पे, मतलब जो कैपिटल जी की डायमेंशन है। इसका मतलब ये होगा कि आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपको x की यहाँ पे नीड ही नहीं थी सॉल्व करने की, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच हो गया। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हाँ चलिए एक बार x की डायमेंशन भी निकाले, कैसे निकल सकती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि अब जो आपकी z की डायमेंशन मिली वही डायमेंशन किसकी होगी, x इंटू पी की डायमेंशन, पी मतलब यहाँ पे प्रेशर है। अच्छा, z की डायमेंशन हमें कितनी मिल गई, m-1 L3 एंड T-2। x प्रेशर की डायमेंशन निकालनी है। अच्छा, प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकलेगी, तो अगेन आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, मतलब m1 L1 T-2 एंड डिवाइड बाई अगेन
L2। तो जो प्रेशर की डायमेंशन आएगी वो आएगी M1 L-1 एंड T-2। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ M1 L-1 T-2। अगर आप इनको दोनों को डायमेंशन को इक्वलाइज करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो जो x की डायमेंशन मिलेगी वो मिलेगी M-2 L⁴ और T-2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो T0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ में बता दिया कि हाँ आपको नॉलेज और विजडम दोनों कैसे साथ में यूज़ में लेनी है, वो आपको आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर यही चीज़ अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े अब यहाँ पे। अब यहाँ से आप थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाइएगा क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एंड क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है कि पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पे एंड आपसे पूछा है कि डायमेंशन ऑफ A/B का क्या होगा। अब बच्चे इसमें कई बार क्या गलती कर देते हैं कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी हमने किया ना, उसी थ्रू आप इनको कंपेयर करते हो एंड एनर्जी की डायमेंशन निकालते हो, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी वे में हो सकता है। कैसे कि हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि A/x², इसकी डायमेंशन किसकी इक्वल टू होगी B/x के। तो x तो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, A/B की डायमेंशन निकालनी ना, तो इसका मतलब क्या बचेगा x, और x यहाँ पर क्या चीज़ है, x यहाँ पर है पोजीशन। पोजीशन का मतलब हुआ ओनली L। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे मैच हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया कि हाँ क्वेश्चन कितना ईजी वे में आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलिए डन। अच्छा, आप साथ के साथ मुझे ये भी देखिएगा कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी डायमेंशन आप खुद से पता लगाइएगा क्योंकि ये हो सकता है आगे आपकी कई जगह पे हेल्प करे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द जोज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स टच द इनर वॉल ऑफ अ कैलोरीमीटर विदाउट एनी अनड्यू प्रेशर। अब यहाँ से पहले नॉलेज को गेन करते हैं। नॉलेज को गेन करने का मतलब है कि आपको पहले समझना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर क्या होता है और कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो मैं आपको डायग्राम के साथ में समझाता हूँ वर्नियर कैलिपर किस तरीके का होता है। ये कुछ इस तरीके का आपका दो जॉज होती है, ये कुछ इस तरीके का आपका जॉज होती है जिसके अंदर आपको कोई जिसी भी ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसका आपको डायमीटर फाइंड करना है वो हम यहाँ पे बीच में रखते हैं एंड देन उसके बाद हम इसका वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इसमें दो तरीके की स्केल होती है, एक तो यहाँ पर होती है, वो तो होती है आपकी मेन स्केल, और एक इसके बीच में एक और स्केल होती है दैट इज़ नोन एज अ वर्नियर स्केल। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि जो मेन स्केल के 9 डिवीज़न है ना, वो बेसिकली ये किसके हैं, मेन स्केल के। बेसिकली वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न के इक्वल टू होता है, 10 डिवीज़न के इक्वल टू होता है। ये बेसिकली क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ से हमें लीस्ट काउंट भी मिलता है। बट इस क्वेश्चन में आपको लीस्ट काउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट की कोई नीड नहीं है कि हाँ निकालना ही निकालना है। बट हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, टोटल रीडिंग निकालते हैं। जब टोटल रीडिंग निकालते हैं तो एक्चुअल में क्या होती है, MSR प्लस VSR होती है। MSR तो जो आपको मेन स्केल में दिखाई देगा वो होगा, और VSR निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो भी नंबर ऑफ डिवीज़न होंगे उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। चलिए नॉलेज की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको दे रखा है मेन स्केल की रीडिंग कितनी दे रखी है, 3.4। इसका मतलब आपको MSR तो दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3.4। सिक्स्थ ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मतलब है कि आपको जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है वो भी दे रखे हैं कितने, 6, और यहाँ से लीस्ट काउंट दे रखा है 0.01। तो हम टोटल रीडिंग तो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं फिर तो 3.4 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड यू विल गेट द वैल्यू 3.46 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में है NTA का ट्रैप, जहाँ पे बच्चे कई बार फंस जाते हैं कि हाँ 3.46 ऑप्शन में है, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, वो गलती कर देते हैं कि आपको वर्नियर स्केल में ज़ीरो एरर जो है ना वो दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, माइनस का 0.03। इसका मतलब ये हो जाएगा कि टोटल रीडिंग हो जाएगी 3.46 माइनस दैट एरर, और एरर कितनी है 0.3, नेगेटिव एरर है। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा,
49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ऐसी गलती एग्जाम में ना करें। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए ढंग से, जहाँ से आप फिर इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ आपका फाइनल आंसर क्या होने वाला है। आई होप यू क्लियर। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो हमारे पास मेंशन है कि एक बॉडी है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स सो एज टू रीच द मैक्सिमम हाइट इन t सेकेंड, टोटल टाइम फॉर द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन टू रीच अ पॉइंट एंड हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट वाइल रिटर्निंग। आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि आप ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ये यहाँ से एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ तक पहुँचने में इसने टाइम कितना लिया, t टाइम लिया, और वहीं से वापस रिटर्न हो रहा है। रिटर्न होने के बाद में कहाँ तक आया, लगभग बीच पॉइंट तक आ गया। मतलब जो टोटल हाइट है वो अब कितनी हो गई, मतलब पहली जो हाइट थी वो h थी और जो वापस रिटर्न पाया वो h/2 हुआ, और आपको बताना है कि इसने टाइम कितना लिया है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ ऊपर हाइट पे पहुँचने में कितना टाइम लिया। अब आप ऑब्जेक्ट को नीचे से थ्रो कर रहे हो, एक इनिशियल वैल्यू से थ्रो कर रहे हो, तो यहाँ से टोटल टाइम डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट यही सेम चीज़ हम जानते हैं कि जो टाइम ऑफ असेंट होता है ना, वही टाइम ऑफ क्या होता है, डिसेंट। मतलब जो ऊपर जाने का टाइम होता है वही नीचे आने के टाइम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि हम एक कोशिश करते हैं कि ना इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी v, ऊपर से नीचे की तरफ हम सोचते हैं कि h हाइट तक आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो कितना टाइम होगा। तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2h/g हो जाएगा। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि वो पूरा हाइट कवर ना करे, सिर्फ कितना कवर करे, h/2। तो जो नया टाइम t डैश होगा वो कितना हो जाएगा, 2h/2 मल्टीप्लाई बाई जी, 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब कितना मिल गया, √h/g मिल गया। जो कि एक्चुअल टाइम का कितना टाइम हो गया, जो आपका रियल टाइम था उसका 1/√2 टाइम हो गया। ठीक है, तो टी डैश यहाँ पे आ गया। अगेन एक और ट्रैप जो एनटीए यहाँ पे क्लियर करता है कि ऑप्शन में t/√2 दे रखा है। बच्चे फिर से गलती कर देते कई बार कि हाँ ऑप्शन में आंसर तो आ गया, बट अगर आप क्वेश्चन में पढ़े तो वो बोलता है कि टोटल टाइम बताओ जहाँ से उसने प्रोजेक्ट किया। इसका मतलब ये जो t और ये जो नया t डैश है ये टोटल आपसे आंसर पूछ रहा है, मतलब t प्लस t डैश का फाइनल आंसर पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, पहला वाला टाइम तो आपका t था, दूसरा जो कितना आ गया, t/√2 आ गया। तो t अगर आप कॉमन लोगे तो 1/1/√2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ध्यान रहिएगा ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ऐसे ट्रैप टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं जहाँ बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। क्लियर है, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही है कि हाँ कि किस तरीके से आपको नॉलेज यूज़ में लेनी है और किस तरीके से आपको एक अपना माइंड जो है वो अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते वक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिस फिगर शोज दैट द टू ऑब्जेक्ट ए जो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वी ए वेलोसिटी से, एंड ऑब्जेक्ट बी जो है वो ट्रेवल कर रहा है वी बी वेलोसिटी से। आपसे पूछा है कि वी ए अपॉन वी बी की वैल्यू बताओ। अच्छा क्वेश्चन ये है कि ना द शिप मूव्स सच दैट बी इज ऑलवेज रिमेन्स एट नॉर्थ ऑफ ए। मतलब बी जो है ये हमेशा क्या रहेगा आपका, ए के हमेशा नॉर्थ में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना वो हमेशा 0 होगा। अच्छा मैं पहले एक बार कंपोनेंट बना लेता हूँ, ये तो सबको क्लियर होगा कि कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करते हैं कि एंगल के जो पास वाला कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस थीटा, और एंगल के जो 90 डिग्री पे कंपोनेंट होगा वो होगा साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो वो है आपकी वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा है। क्लियर। एंड क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि बी हमेशा क्या है आपके ए के नॉर्थ में। इसका मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है वही वेरी करेगी। इसका मतलब हुआ कि इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। और अगर 0 हो गया तो फिर तो हमारे लिए ये जो रेशो है वो ऑटोमेटिक बहुत ईजी हो गया कि वी ए अपॉन वी बी कितना मिल गया, दैट इज़ अ कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी बनते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्क डन बाय द फोर्स इन 1 सेकेंड कितना होगा, और फोर्स जो लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल के 60 डिग्री पे लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 न्यूटन है। ठीक है, तो अगेन फिर से वही देख लेते हैं कि ना हमेशा आपका
जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं ये वाला कंपोनेंट पिक करता हूँ तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, अगेन एंगल के पास वाला है तो एफ कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्स तो चलो हमारे पास गिवन है। हमारा जो टास्क इसके अंदर है वो है डिस्प्लेसमेंट की। 1 सेकेंड के अंदर ये 2 kg का जो मास है ना, ये कितना दूर तक चला है। तो ठीक है, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे आएगा कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो ए इज इक्वल टू जाएगा एफ अपॉन में ए। अच्छा, एफ कौन सा यहाँ पे, जो आपका पैरेलल वाला है, मतलब ये हो गया कौन सा, एफ कॉस 60 डिवाइड बाय दिस इज एम। ओके, तो यहाँ पे m डिवाइड में m, f की वैल्यू 20 है, cos 60 1/2 होता है, 2 kg मास है, देन यू विल गेट एक्सेलरेशन कितना मिल गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन मिल गया, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, s की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। s कैसे कि s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT²। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन हमें मिल गया कितना, 5 मिल गया, और कितने टाइम में, 1 सेकेंड के अंदर। तो जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितना ट्रेवल करेगा, 2.5 मीटर ट्रेवल करेगा। चलिए, अब यहाँ से वर्क डन ईजी हो जाएगा। वर्क डन कैसे निकालोगे, फोर्स दे रखा 20, दिस इज 2.5 एंड cos 60 होता है 1/2, तो ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर एज अ 25 जूल। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है कि आपको यहाँ पे क्या करना था, काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े बहुत आपको समझ में आने चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है हमारा कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट कितना होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी पता है आपको एक कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होना चाहिए कि हमेशा एनर्जी जो होगी ना किसी भी पॉइंट पे और किसी भी पोजीशन में, हमेशा क्या रहेगी, एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। और कंजर्व अगर रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर ऐसे मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हमें डिटरमाइन करना है तो यहाँ की वेलोसिटी लेते हैं VA, यहाँ की वेलोसिटी लेते हैं VB। अगर ये इनिशियल पोजीशन यहाँ से चल रहा है, इसका मतलब ये है कि एट पॉइंट A और एट पॉइंट B की बात करें ना, तो टोटल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, मतलब दोनों की एनर्जी आपकी इक्वल रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ की एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। B की मैं अगर बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी B, और पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे होगी, क्यों, बिकॉज ये एक्चुअल पोजीशन से अलग पोजीशन पे जा चुका है, तो ये होगा mgh। हमें डिटरमाइन क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पोजीशन। इसका मतलब है कि आपको ये डिफरेंस फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी एट A माइनस काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल टू mgh। h कितना होगा, अगर इसकी रेडियस r है तो ये h हो जाएगा कितना, 2r। वैल्यू दे रखी है, 1 kg मास है, g की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 1 मीटर है, देन आंसर वुड बी 20 जूल। ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, आराम से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद द पोजीशन। ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था, बट वहाँ पे आपको ए और बी की डायमेंशंस का रेशियो बताना था। यहाँ पे एक्चुअल में पूछा है कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, इक्विलिब्रियम में। ओके, तो पहले ही समझते हैं कि ये जो कंडीशन है यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बनता है। तो हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और ये जो डिफरेंशिएशन का डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, मतलब फोर्स बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस du/dr, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कब, जब ये आपका इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो चेक करें एक बार कि ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसका, इस एक्सप्रेशन का। तो इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, अल्फा r की पावर
-5, पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, आपको ना डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा आपको ईजी लगे। तो u इज इक्वल टू अल्फा आर की पावर -5 माइनस बीटा आर की पावर, वेट यहाँ पे था आर की पावर -4 एंड माइनस बीटा आर की पावर -5। करें डिफ्रेंशिएशन अब, तो डी यू अपॉन जो डी आर का रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, -4 अल्फा आर की पावर -5 माइनस ये जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 बीटा आर की पावर -6। ये किसके इक्वल टू रखना है आपको, 0 के इक्वल टू रखना है। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज़ 5 बीटा डिवाइड बाई आर की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस वाली टर्म 0 की साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा आर की पावर 5। हमें बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 बीटा अपॉन में 4 अल्फा इज इक्वल टू R6 अपॉन में R5, जो कि कितना होता है आर। इसका मतलब ये कि जो आपको आंसर चाहिए था वो कितना मिल गया, 5 बीटा अपॉन में 4 अल्फा, 5 बीटा अपॉन 4 अल्फा। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे मैच हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ, इक्विलिब्रियम पे जो माइनस डी अपन डी आर है वो किसके इक्वल टू होता है, 0 के इक्वल टू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन इवन सेकंड्स में खत्म हो जाना चाहिए। कैसे कि एक 3 पार्टिकल है जिनके मास अलग अलग दे रखे हैं आपको एक स्ट्रिंग से। क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग किसकी होगी। तो मैक्सिमम जो ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन कितना लग रहा है। जिसके ऊपर जितना ज़्यादा टेंशन, उसकी ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना है, यहाँ पे 3m है, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन लगेगा वो किसके इक्वल टू होगा, कि जैसे ही आपका ये मूव कर रहा है तो दैट इज़ mv²/r, और mv² जो r है या फिर m ओमेगा² r, तो यहाँ से m जो है वो कितना है, 3m है, और r जो है वो कितना दे रखा है, 3r दे रखा है। लेकिन अगर मैं T2 की या T1 की बात करूँ ना, तो फिर यही टेंशन आपका क्या हो जाएगा और एडअप होता चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है ना, इसका जो टोटल T1 होगा वो कितना होगा, T2 प्लस T3 का तो एडिशन होगा ही होगा, प्लस इसका खुद का m ओमेगा² r भी ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो T1 की स्ट्रेंथ है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। अब आपसे ये तो नहीं पूछा कि वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रिंग किसकी होगी। तो जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटीज़ होगी। कैसे होगी, मैंने बता दिया कि आपका T2 प्लस T3 जो दोनों स्ट्रिंग का टेंशन है वो तो ऐड होगा ही होगा, और खुद का जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो टेंशन होगी वो फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक बॉल है, मास m, अप्रोच अ वॉल ऑफ, जिसकी मास कितनी कैपिटल m है, स्पीड दे रखी है, अलॉन्ग द नॉर्मल ऑफ द वॉल। इसका मतलब है कुछ इस तरीके से कि ये एक वॉल थी आपकी, ठीक है, जिसका मास कितना दे रखा है, कैपिटल M, और एक बॉल है ये जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है वो डिटरमाइन दे रखी है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ वॉल है वो दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में बोला है कि द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर एन इलास्टिक कोलाइजन। अब यहाँ से आपको हिंट मिला है कि इलास्टिक कोलाइजन से क्या सेंस होता है। तो इलास्टिक कोलाइजन का मतलब होता है कि एक ऐसा कोलाइजन जिसके अंदर इलास्टिसिटी कितनी मिलती है, वो 1 के इक्वल टू मिलती है। ओके, एंड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं, वेट, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इस आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 दे रखी है, जबकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दोनों एक दूसरे के साथ अप्रोच कितनी वेलोसिटी से कर रहे हैं, एक अगर 4 से कर रहा है, दूसरे की डायरेक्शन चेंज है, तो ये हो जाएगा 4 + 1 डिवाइड बाय द ये तो हो गया आपका टकराने से पहले। टकराने के बाद में क्या हुआ होगा, टकराने के बाद में ये तो अभी भी कितने से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर चला जाएगा, और किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से चला जाएगा। तो अगर v वेलोसिटी से जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा v -
1। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं v माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि इलास्टिक कोलाइजन में इलास्टिसिटी 1 होती है और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा और डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। आई होप क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मैच हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें दे रखा है कि एक एक्सपेरिमेंट है विद अ बीम बैलेंस जिसका मास कितना है स्मॉल m, बैलेंस बाय 2 नॉन मासेस 16 kg एंड 4 kg। संतुलित अवस्था में दोनों का मास दे रखा है। अब यहाँ पे आपको दो डायग्राम अलग अलग दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये इसकी हिंज पोजीशन है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है L1 है। अब जस्ट होप कि आपका ना ये L2 वाला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ L1 है। तो इसका मतलब ऐसा होगा ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एकदम से सडनली नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करेगा और ये जब रोटेट कर रहा है इसका मतलब है कि ये जो 16 का जो केजी का वेट है ये एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये सॉरी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और ये टॉर्क कितना होगा, ये टॉर्क होगा इसका मास इंटू जी इंटू L1। तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा 16 GL1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये ना हो और ये वाला वर्क करे तो ये भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये वाला कितना प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा MgL2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ओके। अब इसका मास तो गिवन था। ऐसे ही यहाँ पे भी देख लेते हैं, दूसरा डायग्राम में भी सेम चीज़ होगी कि ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये टॉर्क कितना होगा MgL1 और इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 4GL2 होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि अननोन मास की वैल्यू क्या होगी। तो हम एक काम करते हैं, दोनों कंडीशंस अलग अलग है बट इसमें एक मास जो है कॉमन है तो हम एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। इस इक्वेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा 16GL1 डिवाइड बाई MgL1 इज इक्वल टू MgL2 डिवाइड बाई 4GL2। देखिए अब ये क्वेश्चन देखो इजी होगा ना, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ है जिनकी हमें वैल्यूज़ डिटरमाइन नहीं है सब कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या मिल गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो m की वैल्यू आ गई कितनी 8 kg आ गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था कि द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हर एक अलग अलग मास का टॉर्क निकालो एंड इक्वलाइज कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है कि F दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। फोर्स का एक वेक्टर फॉर्म दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन वेक्टर दे रखी है। आपसे वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहे आपका कंजर्व रहे। अगेन अब ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीटेड रहते हैं क्योंकि यहाँ से बच्चे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर आ सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा उसके ओरिजिन पे कंजर्व रहेगा। ये सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है और वो सिचुएशन क्या होगी कि इनका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना नेट टॉर्क वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। और नेट टॉर्क 0 होगा मतलब R क्रॉस F का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू होगी 0 की होगी। तो आपको अब यहाँ से सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उस केस के अंदर नेट टॉर्क हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। क्लियर है। चलिए डन। तो अब पॉइंट समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो R क्रॉस F हमेशा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैट्रिक्स मेथड में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ IJK और अच्छा पहले जो वैल्यू रहेगी ना वो आपके वेक्टर R के कोऑर्डिनेट्स की रहेगी, मतलब 2 -6 एंड -12 डिवाइड बाई अल्फा 3 एंड 6। सॉल्व करें इसको तो रिजल्ट क्या आएगा I वेक्टर हो जाएगा आपका दैट इज माइनस का 36 एंड दूसरी वैल्यू पुट करते हैं दैट इज कौन सी माइनस माइनस प्लस का 36 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। J में देखें तो -J ये कितना हो जाएगा दैट इज 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस का 6 अल्फा। अब देखिए ये रिज़ल्ट 0 आ रहा है ठीक है। और अगर मैं वेक्टर K की बात करूँ ना तो वो भी मे बी शायद आपको 0 ही मिलेगा। कैसे दैट इज़ द सॉरी ये हमने वेक्टर K निकाला, एक मिनट माय मिस्टेक,
माइनस वेक्टर जी निकालना है, वेक्टर जी हो जाएगा कितना, दैट इज़ 12 प्लस 12 अल्फ़ा, और वेक्टर के की बात करूँ तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 अल्फ़ा इक्वल टू 0 होना चाहिए। और 0 एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब आपका ये 6 प्लस 6 अल्फ़ा या 12 प्लस 12 अल्फ़ा किसके इक्वल टू, 0 को। तो अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ से, माइनस की 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। क्लियर है ये। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना था वो मैंने आपको बता दिया कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए जब एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन है कि स्पॉक्स नियर द टॉप ऑफ अ रोलिंग बाइसाइकिल विल अपीयर मोर ब्लड देन दोज द नियर द बॉटम ऑफ द व्हील। क्या स्टेटमेंट सही है क्या? तो पहले तो हम बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है या पॉसिबल है क्या? बिल्कुल होता है कि ये आपका कोई व्हील है, ठीक है। अब इस व्हील के अंदर यहाँ का जो पॉइंट होगा और यहाँ का जो पॉइंट होगा, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे, जब ये मूव करेगा ना ये जब आपका मोशन करेगा ये बाइसाइकिल वाला पार्ट व्हील, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका लीनियर मोशन भी करेगा और साथ के साथ ये रोटेशनरी मोशन भी चलेगा। इस केस के अंदर आपको इसकी स्पीड ज़्यादा दिखेगी, जबकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका स्टेशनरी फील होगा कि हाँ ये मतलब रुका हुआ ही है। रुका हुआ मतलब ये सिर्फ लीनियर मोशन कर रहा है, इसका जो भी वैल्यू होगी वो लीनियर ट्रांसलेशन मोशन होगा, इसका रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इस केस के अंदर ये वाला पार्ट हमें क्या दिखाई देता है, ज़्यादा ब्लर दिखाई देता है कंपेयर टू सेंटर वाले पॉइंट की बात करते हैं। और क्वेश्चन में मेंशन कर भी रखा है, द स्पोक्स नियर द टॉप ऑफ व्हील आर मूविंग फास्टर देन दोज देयर नियर द बॉटम ऑफ द व्हील। तो ये कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दैट इन CLA's एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल टॉपिक होता है ये, जिसमें वर्टिकल स्टील वायर है जिसकी डायमीटर दे रखी है, लेंथ दे रखी है और सपोर्ट कितना दे रखा है, 8000 kg। तो इसमें लेंथ में चेंज कितना होगा? तो पहले तो हम समझते हैं कि यहाँ से जब भी आपकी लेंथ में चेंज होता है तो यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या मिलेगा? तो यंग मॉडुलस होता है आपका स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। पूरा अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइड बाई द एरिया मल्टीप्लाई बाई द यंग मॉडुलस। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको गिवन है, आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। एफ़ जो दे रखा है वो दे रखा है 8000 kg है, तो 8000 इंटू 10 हो जाएगा। लेंथ दे रखी है कितनी, दैट इज़ 3.14 मीटर डिवाइड बाय द एरिया। एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 आर स्क्वायर। अच्छा, डायमीटर 25 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 25/2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एंड यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या दे रखी है, यंग मॉडुलस दे रखा है आपको 2 × 10⁻4 11 दे रखी है, 2 × 10⁻11 दे रखी है। सॉल्व करें इसको, ये पार्ट तो सीधा सीधा डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो पार्ट बचा है इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो जाएगा दैट इज़ 8 × 10⁻4 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 × 10⁻7 हो गया। क्लियर है? अब सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 16/625 इंटू 10⁻−3। एक रफली कैलकुलेशन करके देखिए कि 16/625 कितना होगा। 16 2 होता है 6 2 12 होता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है ये आपके हर एक ऑप्शन में 12 आ रहा है। बट अगर आप थोड़ा सा इसको आगे कैलकुलेट करें डबल डिजिट में तो 0.26 जो है वो आपका ज़्यादा वेरी कर रहा है यहाँ पे, और 10⁻−3 है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 0.026 इंटू 10⁻−3, मतलब में आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है दैट इज़ अ यंग मॉडुलस दे रखा है ऑब्जेक्ट का, एंड कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी जो है ना वो भी मेंशन है, कितनी है 1.6 × 10⁹ मीटर पर स्क्वायर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पॉइजन रेशियो। अच्छा,
पॉइजन रेशियो होता क्या है पहले ये देखते हैं। तो पॉइजन रेशियो को हम डिटरमाइन करते हैं सिग्मा से, और ये आपका बताता है दैट इज़ अ कि लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है ना उसमें कितना चेंज हुआ, एंड जो आपका रेडियल स्ट्रेन है उसमें कितना चेंज हुआ, उनका जो रेशियो होगा वो पॉइजन रेशियो होगा। तो इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, और फार्मूला क्या है, दैट इज़ अ सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यहाँ पे यंग मॉडुलस डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ दैट बल्क मॉडुलस, एंड दिस इज द -1। ये रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है? तो वैल्यू सारी दे रखी है, आप सॉल्व कीजिए ज़रा, एक बार वैल्यू पुट कीजिए कि क्या क्या आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे गामा की वैल्यू आपको दे रखी है, यंग मॉडुलस कितना दे रखा है 3.84 इंटू 10⁹9 डिवाइड बाई द दूसरी वैल्यू रखी कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी कितनी दे रखी है, ये जो आपको नीटा की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁹9 और -1 कर दीजिए। तो पावर तो कैंसिल आउट हो गई। ये अगर मैं रफली सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये आएगा कितना, दैट इज़ 3.2, दिस इज़ 3.8, एंड एक परफेक्ट वैल्यू होगी दैट इज अ 1.2। 12 टाइम में भी कैंसिल आउट होगा तो -1 करोगे, यू विल गेट द आंसर इज 0.20। 0.20 मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका मैच हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट पूछा गया है जिसके अंदर आपको पॉइजन रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन रेडियल स्ट्रेन होता है और इसका जो फॉर्मूला वो होता है गामा अपॉन 2 नीटा -1 होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ U2। इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि इस ऑयल की डेंसिटी कितनी होगी ये बताना है आपको, और आपको ट्यूब के अंदर जो टोटल हाइट लेंथ है वो गिवन है। एक तरफ वाटर फिल कर रखा है, दूसरी तरफ आपका ऑयल फिल कर रखा है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि यूजिंग बेसिकली पास्कल लॉ ये डिटरमाइन करता है। अगर मैं पास्कल लॉ की बात करूं तो वो हमें बताता है कि दोनों पॉइंट जो आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं उनका प्रेशर सेम रहता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की यहाँ की और इसी के सेम लेंथ पे यहाँ की बात करूँ तो एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी प्रेशर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा अब बात करते हैं प्रेशर पॉइंट ए पे क्या होगा, तो वो ऑयल की वजह से हो रहा है। इसके टॉप पे जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज़ अ ATM, और प्लस में जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा गॉस, दैट इज़ अ गॉस प्रेशर, वो हो जाएगा ρGH हो जाएगा इक्वल टू की। अब ये रो किसका है, आपका ऑयल का है। ठीक है, दूसरी बात करें तो इधर भी आपका जो टॉप पे प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मल्टीप्लाई बाय द लिक्विड का जो डेंसिटी है या वाटर की जो डेंसिटी है, मल्टीप्लाई बाय G और उसकी हाइट। ये पार्ट तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, G से G भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ जो वाटर की है वो, एंड डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑयल की है। अब हाइट ऑफ वाटर आपके पास देखो ये कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि ये सेंटीमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो डिफरेंस होगा वो 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 1 इंटू 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय द 10 सेंटीमीटर, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर आएगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो परफेक्टली मैच हो रहा है। क्लियर है? चलिए ठीक है डन। तो आई थिंक यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही है कि हाँ हमारे पास में अगर कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बस चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है कि एक टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्फीयर जिसकी डेंसिटी गोल्ड है, मतलब इसकी डेंसिटी दे रखी है, इसकी स्पीड 0.2 है। विस्कियस लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.5। फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ सिल्वर, उसी सेम लिक्विड में ड्रॉप किया गया है। सिल्वर की डेंसिटी दे रखी है, गोल्ड की डेंसिटी दे रखी है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टर्मिनल
वेलोसिटी का, कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले हम इसको समझे कि टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू आएगा कैसे। जैसे लिक्विड है आपका, आपने यहाँ से बॉल ड्रॉप किया, जैसे ही बॉल यहाँ पहुँचा इसकी वेलोसिटी भी थी, तब इसके ऊपर दो तरीके के फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो डाउनवर्ड जो वर्क कर रहा है वो आपका mg कर रहा है, एंड अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बियॉन्सी फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम 6 π नीटा RV। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मुझे, अच्छा मास तो आपको गिवन होगा नहीं कि वो कितना आपका गिवन होगा, तो हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा बियॉन्सी फोर्स और ऑब्जेक्ट के जो फोर्स है उसके बीच में। तो इसका मतलब हम इसको लिख लेते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी, उस ऑब्जेक्ट की माइनस लिक्विड की। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाई जी इज इक्वल टू 6 π नीटा RV। तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज़ अ 2/9, दैट इज़ अ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, दैट इज़ अ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, R² इंटू जी एंड डिवाइड बाई नीटा। हमें ये मिल गया टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर है। तो बाकी सारा चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली किसकी डिपेंड कर रही है, द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी के। तो अगर मैं पहले बात करता हूँ किसकी, गोल्ड की, तो गोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, गोल्ड की डेंसिटी दे रखी है कितनी 19.5 और लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 1.5, डिवाइड बाई किसकी निकालनी है, सिल्वर की। तो सिल्वर की है आपके पास में 10.5 माइनस 1.5। तो यहाँ से आपको सिल्वर की जो डेंसिटी है वो वैल्यू मिल जाएगी कितनी, दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाई गोल्ड की वेलोसिटी डिवाइड बाई 18। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.2। तो आंसर हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पे मैच हो रहा है। तो मैंने साथ के साथ आपको नॉलेज और जो कॉन्सेप्ट था वो भी दे दिया और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिया। तो यहाँ से इस सीरीज़ का जो सबसे बड़ा हेल्प आपको मिलेगा ना वो ये मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन के साथ में उस चैप्टर के उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो भी समझ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मैं यहाँ से ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, आंसर 0.1 आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा स्टेटमेंट बेस का, कि वेलोसिटी इंक्रीजेज देन वाटर फ्लोइंग इन बॉर्डर पाइप इज एंटर्स अ नैरो पाइप। तो ये तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट हो गया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ना वो आपको ये डिटरमाइन करती है। क्या डिटरमाइन करती है कि किसी भी क्लोज पाइप में से अगर दो अलग अलग एरिया है तो उनका जो एरिया इंटू वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब A1V1 इक्वल टू A2V2, मतलब एरिया और वेलोसिटी का मल्टीपल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये यहाँ बोला गया कि नैरो पाइप में क्या है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज है। और ये कौन डिटरमाइन करता है, स्टेटमेंट सेकंड में दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और अगर आपसे ये असेशन रीजन का क्वेश्चन होता है तो आप ये कह सकते थे कि हाँ दैट सेकंड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द ऑप्शन इज अ सेकेंड ऑप्शन जो है वो, सॉरी बोथ स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्वेश्चन है कि कार्नोट इंजन हुज सिंक इज एट 300 केल्विन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40%, बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी टू 50%। कि कितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करें जिससे इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 50% आपकी कन्वर्ट हो जाए। तो पहले तो हम देखते हैं कि जब 40% था तब उसका टेम्परेचर कितना था। अब कार्नोट इंजन का क्या रिजल्ट होता है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से एक आपका इंजन फॉर्म है जहाँ से हीट रिजर्वर से आपको एक हीट गिवन होती है, इसका कुछ पार्ट इसके वर्क डन में आ जाता है और कुछ पार्ट जो है वो आपका सिंक हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ कोल्ड रिजर्वर और ये जो होता है ये आपका हॉट रिजर्वर ही होता है। क्लियर है ये। तो इसकी जो इफिशियंसी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, दैट इज़ अ 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। और टेम्परेचर की बात करें तो ये लिखा जाता है 1 माइनस T2 अपॉन में T1। तो फर्स्ट वाले केस में एफिशिएंसी कितनी दे रखी है,
40% है, 40% का मतलब कितना हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, दैट इज़ अ 2/5 इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर दे रखा है 300 अपॉन में T1 का वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा देखो देखो मेंशन है सिंक का, तो सिंक वाला पार्ट कौन सा होता है, ये वाला सिंक वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका क्या होता है, रिजर्वरी होता है। तो आपसे पूछा है कि अगर सिंक का टेम्परेचर दे रखा है मतलब 300 दे रखा है, T1 कितना होगा, तो T1 वाला यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ अ 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 3/5। तो T1 का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये कितना आएगा, ये 100 टाइम कैंसिल आउट, T1 हमें मिलेगा यहाँ पे कितना 500 केल्विन मिलेगा। ये तो कब हो गया, जब आपका एफिशिएंसी 40% था। यही सेम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर ये एफिशिएंसी कितनी हो आपकी 50% हो तो टेम्परेचर कितना मिलेगा। तो देखिए, तो इस केस में मैं वापस इसको सॉल्व कर देता हूँ। 50% का मतलब हो गया कितना 1/2, 1 माइनस 300 अपॉन में T1। आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, तो जब सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कितना, T1 का वैल्यू मिलेगा 600 केल्विन मिलेगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, 500 से 600 में इंक्रीज हो गया, मतलब 100 केल्विन का यहाँ पे क्या आ गया, चेंज आ गया। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी, चलिए ठीक है डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें दे रखा है कि एक मोनो एटॉमिक गैस है जो 27 डिग्री सेल्सियस पे कंप्रेस की गई है एडियाबैटिकली 8/27 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा अब यहाँ से भी पहले इसका एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एडियाबैटिकली और मोनोएटॉमिक गैसेस का क्या केसेस है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। मैं ये पार्ट हटा रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले समझते हैं कि एडियाबैटिक क्या है। यहाँ पे एडियाबैटिक का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा आपका प्रोसेस जिसके अंदर गैस जो है ना वो सडन चेंज हो रही है, और सडन चेंज जब होती है तो उनका जो चेंज ऑफ हीट है ना, हीट फ्लो, वो कितना रहेगा आपका, ज़ीरो रहेगा। और जब हीट फ्लो ज़ीरो रहेगा इसका मतलब जितना भी आप वर्क डन करोगे वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जितनी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा दैट कन्वर्ट इनटू द वर्क डन में। क्लियर है ये। और ये स्टेटमेंट हमें कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होती है कि द हीट फ्लो इन एनी सिस्टम जो क्या वर्क करेगी, एक तो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में कम वर्क करेगी, दूसरा उसके ऊपर वर्क डन करेगी बाय द गैस या ऑन द गैस। क्लियर है। चलिए तो एडियाबैटिकली का कॉन्सेप्ट ये हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे बोला है कि सडन आपको कंप्रेस की गई मोनोएटॉमिक गैसेस में, तो यहाँ से आइडियल गैस की जो इक्वेशन है वो होती है P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। गामा क्या चीज़ है यहाँ पे, तो गामा को हम बेसिकली डिटरमाइन करते हैं एटोमिसिटी से, दैट इज नोन एज अ एटोमिसिटी, कि कोई भी जो गैस है ना उसकी एटोमिसिटी क्या होती है। तो जो रेशो होता है वो होता है आपका Cp अपॉन में Cv। ये जो एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ आप इनको अलग से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के साथ में ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा, और मे भी शायद अदर क्वेश्चन में आपको ये हेल्प मिलेगी कि गामा का जो फॉर्मूला होता है Cp अपॉन Cv, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हर एक गैस का अपना ऑलरेडी वैल्यू डिसाइड है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस का जो वैल्यू है वो होता है हमारा कितना, दैट इज़ अ 5/3। अगर मैं डाईएटॉमिक की बात करूँ तो ये रेशो हो जाएगा 7/5, और अगर पॉलीएटॉमिक गैस की मैं बात करूँ तो ये रेशो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितनी भी चीज़ें थी ये तो हो गई हमारे कॉन्सेप्ट वाली। ओके सेकंड इसमें आता है कि ये तो जो रिजल्ट मिला है ये रिजल्ट मिला है प्रेशर और वॉल्यूम का। यही सेम रिजल्ट आप लिख सकते हो किसके लिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए भी लिख सकते हो। टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या होता है, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ तक तो हो गई ये सारी कॉन्सेप्ट वाली बात है। ठीक है, आपने नोट कर लिया, बाकी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, जो हमें नीड है सिर्फ मैं वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हमारा यहाँ से हट गया। हमें जो डिटरमाइन करना है हम उसकी वैल्यू रखते हैं कि हमें T1 V1 गामा सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहला टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, तो 27 डिग्री केल्विन में कितना हो गया, 300 केल्विन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम V पावर 5/3 -1 इज इक्वल टू दूसरा टेम्परेचर आपको डिटरमाइन करना है, और जो ये वॉल्यूम है ये कितना हो गया 8/27 ऑफ
इनिशियल वॉल्यूम, पावर कितनी 5/3 -1 हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, हमें T2 चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 300 V की पावर कितनी 2/3 डिवाइड बाय 8/27 की पावर भी 2/3 एंड वॉल्यूम की पावर भी 2/3, तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपको जब भी सिर्फ ये रिजल्ट सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, ये 300/8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 होता है 4, और 27 की पावर जो 2/3 होता है ये होता है 9, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 9। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 75 इंटू में 9, जो कि कितना होता है, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मिलेगा मुझे, दैट इज़ 675 केल्विन। लेकिन हमें आंसर केल्विन में नहीं निकालना, हमें निकालना है इसको डिग्री सेल्सियस में। तो एक काम करो, 273 से माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे तो आपका आंसर मिलेगा कितना 402 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर में भी शायद आपका जो फर्स्ट है यहाँ पे मेंशन हो रहा है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जो चीज़ें मैंने मेंशन की है इन चीज़ों को याद भी रखिएगा और इनको अदर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। डन है, नोट हो गया ये वाला पार्ट। अगले क्वेश्चन में पढ़े, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन ये है कि एक आइडियल गैस है, डायटोमिक गैस दे रखी है, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, फ्रैक्शन ऑफ द सप्लाइड हीट एनर्जी कितनी होगी इन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय द सप्लाइड ऑफ हीट एनर्जी, इन दोनों का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा फॉर द डायटोमिक गैस। तो अगर मैं दोनों के फॉर्मूले लिखूँ तो आपका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज अ CV चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई N CP चेंज इन टेम्परेचर। बाकी पार्ट आपका कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो गया। हमें यहाँ जो रेशो मिला वो क्या मिला, CV अपॉन में CP। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जो एटोमिसिटी जो होती है ना वो आपकी क्या होती है, CP/CV होती है, और CP/CV जो है वो डायटोमिक का जो है ऑलरेडी फिक्स होता है। कितना होता है डायटोमिक गैसेस का, दैट इज 7/5 होता है। तो ये जो CV/CP इसका मतलब 1/गामा मिल गया ना ये, और 1/गामा अगर मिला है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना कि आपको अगर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका मतलब है आप उसको सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4th यहाँ पे मैच हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी आज की सीरीज़ के अंदर 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किए। इसका जो सेकंड पार्ट है वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जहाँ पे इसके रिमेनिंग के जो 20-25 क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी आपको, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, स्पेशली जो कैंडिडेट 2025 में नीट का पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए। क्लियर? ओके, चलिए।